आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 9 सोशल साइंस के मॉडल सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। यहां पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताऊंगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है हर एक मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को इस चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि नाज़ी पार्टी का संस्थापक कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिटलर। हिटलर जो थे वे नाज़ी पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि झूम या घुमंतू खेती किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर झूम खेती बोलिए या फिर घुमंतू खेती बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब देखिए घुमंतू माने क्या है, जो घूम घूम कर खेती करेगा, मतलब आज इस जगह पे क्या मतलब कोई मतलब दूसरे टाइम में इस जगह पे करेगा, फिर दूसरे टाइम में इस जगह पे करेगा, फिर दूसरे टाइम में इस जगह पर करेगा, मतलब घूम घूम कर खेती करेगा, इसी को बोलेंगे झूम खेती या फिर घुमंतू खेती। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आप खेती भी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो झूम खेती जिसे घुमंतू खेती भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, झूम खेती लिख दीजिएगा, झूम खेती। तो झूम खेती जिसे घुमंतू खेती भी कहते हैं एक आदिम प्रकार की कृषि है, यानी कि बहुत समय पहले से चला आ रहा है कृषि है, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरण बोला जाए तो जैसे कि लकड़ी का हल हो गया से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम हो पाता है। तो इस प्रकार से ये होता है हमारा झूम खेती या फिर घुमंतू खेती। मतलब यहाँ पर क्या होता है, घूम घूम कर खेती किया जाता है। तो यहाँ पर 2 का सही उत्तर ये वाला हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देख लीजिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि निर्धनता की परिभाषा लिखें। तो देखिए निर्धनता माने होता है गरीबी। तो गरीबी का डेफिनेशन क्या होगा, देखिए जो गरीब व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनका मतलब जो सपना होता है, मतलब कुछ लेने का भी अगर होता है उनका मन करते नहीं भाई हम ये सामान लेंगे, मेरा घर में इन्वर्टर हो, मेरा घर में फ्रिज हो, लेकिन ले नहीं पाते। क्यों नहीं ले पाते, उनके पास पैसा नहीं है। बस यही बात होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि निर्धनता का अर्थ उस रासायनिक प्रक्रिया से है जिसमें मनुष्य अपने जीवन की आधारभूत या बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाता। मतलब वो चाहता है कि ये चीज़ लें, लेकिन वो ले नहीं पाते, वो सक्षम नहीं है, उनके पास पैसा ही नहीं, वो गरीब है, तो किस प्रकार से लेगा। तो ये बात हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भुखमरी से आप क्या समझते हैं। भुखमरी माने होता क्या है, तो देखिए विटामिन, पोषक तत्वों और ऊर्जा अंतर्ग्रहण की गंभीर कमी को भुखमरी कहते हैं। यह कुपोषण का सबसे चरम रूप है। ठीक है, तो ये होता है भुखमरी। ठीक है, मतलब भुखमरी आप लोग सुने भी होंगे। तो आगे देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या कर रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत संविधान के द्वारा नागरिकों को मुख्यतः 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। देखिए पहले तो 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन अभी फिलहाल जो है 6 मौलिक अधिकार है। क्या क्या है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। जो 6 मौलिक अधिकार है, एक है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और 6वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अभी हमारे पास 6 मतलब यहाँ पर मौलिक अधिकार है। पहले और एक था जो कि हमारा था संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को अभी हटा दिया गया, इसको मारिए गोली। और अभी वर्तमान में 6 है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि आदर्श आचार संहिता क्या है। देखिए आचार संहिता के बारे में हम लोग पढ़े होंगे कि जब मतलब चुनाव होता है उससे पहले आचार संहिता लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर आदर्श आचार संहिता माने क्या है आपको बताना है। देखिए तो आदर्श चुनाव आचार संहिता असल में चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए जारी दस्तावेज होता है, मतलब डॉक्यूमेंट टाइप का होता है। ठीक है, ये होता है यहाँ पर आदर्श आचार संहिता। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है। तो प्राकृतिक वनस्पति माने होता क्या है हमें बताना है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा कि प्राकृतिक वनस्पति का मतलब है वह वनस्पति जो मनुष्य द्वारा विकसित नहीं की गई है। मतलब एक्चुअल में कहा जाए तो ऐसा वनस्पति जो अपने आप हुआ है, मतलब वैसा वनस्पति जिसको मनुष्य ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि समझिए ना कि भगवान की देन है। मतलब भगवान ने जो चीज हमें दिया है, या मनुष्यों से मदद की जरूरत नहीं है, और जो कुछ भी पोषक तत्व इन्हें चाहिए प्राकृतिक वातावरण
वातावरण से ले लेते हैं। मतलब मनुष्य से कुछ भी मदद नहीं चाहिए, बल्कि जो भी चाहिए होगा वो प्रकृति से ऑटोमेटिक ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए कि नाथसीवाद की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो नाथसीवाद के अनुसार राज्य सबसे ऊपर है, लोग राज्य के लिए है, न कि राज्य लोगों के लिए। यहाँ पर राज्य सबसे ऊपर रखा गया है। नाथसीवाद लोकतंत्र तथा साम्यवाद को जड़ से मिटा देना चाहता था। ये हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारा क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न सेक्शन भी शुरू हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या है। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में देख सकते हैं क्या कि वनों का जीविका से किस प्रकार का संबंध है। तो देखिए मतलब हम लोग जिस प्रकार से जी रहे हैं, तो इसकी मतलब जिस प्रकार से हम लोग जी रहे हैं, इसका मतलब वनों का मतलब संबंध इससे क्या है, यह हमें बताना है। देखिए वनों की हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे, तो वन बाढ़ तथा भूमि कटाव से रोकथाम करता है। वनों से हमें कई प्रकार के खाने के सामान मिलते हैं। वनों कई प्रकार के पशु, वनों में लिख दीजिएगा, वनों में, ठीक है, वनों में कई प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं। वन नहीं रहने पर ये पशु पक्षी भी विलुप्त हो सकते हैं। तो ये बात हो जाएगा। मतलब वन से हमें क्या क्या चीज़ मिलता है, ये सब चीज़ लिखना है। वन क्या करता है, बाढ़ का मतलब यहाँ पर रोकथाम करता है, भूमि कटाव का रोकथाम करता है। मतलब वन से हमें बहुत सारे खाने का सामान मिल जाता है, बहुत सारे पेड़ पौधे लकड़ी वगैरह हर एक चीज़ मिल जाता है। वन में मतलब कई प्रकार के बहुत सारे मतलब पशु पक्षी रहते हैं। वन नहीं रहेगा तो ये पशु पक्षी भी विलुप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि निर्धनता रेखा में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है, उदाहरण के साथ कथन का समर्थन करें। देखिए जो लोग अपनी बुनियादी सुविधा जैसे रोटी कपड़ा मकान की जरूरत को भी नहीं पूरा कर पाते हैं, उसे निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। पर समय और के समय आप समय के लिखिएगा, ठीक है, समय के साथ, यहाँ पर और नहीं, पर समय के साथ इस रेखा में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि हर जगह अलग अलग लोग रहते हैं। ये बात हो गया, बात क्लियर। इसको आपको नहीं लिखना है। मतलब जो लोग अपनी बुनियादी सुविधा जैसे रोटी कपड़ा मकान की जरूरत को भी नहीं पूरा कर सकते, उसे निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। पर समय के साथ इस रेखा में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि हर जगह अलग अलग लोग रहते हैं। तो ये बात यहाँ पे सिंपल है। मान के चलिए कोई यहाँ पर एक आदमी है, ठीक है, ये मान के चलिए अभी मतलब फिलहाल अभी थोड़ा गरीब है, इसको मतलब खाने का सामान वगैरह नहीं जुट रहा है, ये पूरा परिश्रम कर रहा है, पूरा मेहनत कर रहा है, पूरा काम कर रहा है, इसके पास पैसा हो गया। ये मतलब जब पैसा हो जाएगा तो वह मतलब खाने पीने के लिए नहीं तरसेगा, हो सके वो कुछ अपना जरूरत का सामान भी ले लेगा। इसलिए इसको समय समय पर क्या होता है, बदला जाता है, परिवर्तन किया जाता है। मान के चलिए इसने क्या किया, एक तो टीवी ले लिया, तो उसको मतलब नोट करना पड़ेगा, नहीं ये जो फलना आदमी है इसके पास टीवी है, ये फलना आदमी इसके पास फ्रिज है, इसके पास इन्वर्टर है, ये सब चीज़ यहाँ पर नोट करना पड़ता है। खैर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे चलते क्वेश्चन में 11 देख लेते हैं क्या है। तो देखिए क्वेश्चन में जो 11 है हमारे पास क्या है कि कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर निम्न लोग है। पहला पॉइंट है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों जिनके पास भूमि नहीं होती या फिर भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है, वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। मतलब देखिए वैसे लोग जिनके पास मतलब खाने का सामान कम है या फिर भूमि कम है या फिर भूमि नहीं है, और अगर भूमि थोड़ा बहुत है भी ना तो उसमें जो उत्पादन होता है बहुत ही कम होता है, तो ये सब लोग मतलब जो है खाद्य की दृष्टि से मतलब ये शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 क्या कि वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं और जिन्हें काम के तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। देखिए बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर मतलब बार बार बाढ़ सूखा ये सब आते रहता है, तो ये सब जो जगह है ना यहाँ के जो लोग हैं इन लोग भी क्या होता है मतलब जो खाद्य की दृष्टि से यहाँ पर भी क्या है ये मतलब बहुत ही अधिक मतलब असुरक्षित होते हैं। तो ये सब चीज़ आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देख लेते हैं, और यहाँ पर और एक पॉइंट है, देख लीजिए इस पॉइंट को भी देख लीजिए क्या है कि खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। तो ये बात यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताएं। तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स क्या है कमीशन, जिसको हम लोग NHRC बोलेंगे, एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। यह संविधान द्वारा दिए गए मानव अधिकारों जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। मतलब उनका प्रहरी मन क्या मतलब देखेगा, एक गार्ड जैसा काम करेगा, सिक्योरिटी जैसा काम करेगा, उसको मतलब कोई मतलब किस प्रकार से क्या हो रहा है, मतलब कौन इसका लाभ पा रहा है कौन नहीं लाभ पा रहा है, किसका शोषण हो रहा है, किसको मतलब इस चीज़ का हक नहीं दिया, ये सब चीज़ मतलब क्या एक आयोग बनाया गया। मानव का जो अधिकार है उससे रिलेटेड यहाँ पर कमीशन बनाया गया एक, मतलब यहाँ पर एक्चुअली बोला जाता है
CNHRC जिसको लोग बोलेंगे, एक मतलब कमीशन यहाँ पर बनाया गया, एक आयोग बनाया गया जिसमें देखा जाएगा कि आदमियों का मतलब यहाँ पर शोषण वगैरह तो नहीं हो रहा है, हर एक को यहाँ पर समान समान हक दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा है, ये सब चीज यहाँ पर देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है, 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या, देख लीजिए यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, देखिए कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की क्या क्या चुनौतियां हैं। पहला क्या कि उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की धन शक्ति, क्योंकि देखिए जिनके पास ज्यादा धन है ना, बोलता जाता है कि जिसका पैसा है उसी का रुतबा है, ठीक है, तो वही बात यहाँ पर भी हो जाता है। राजनीतिक मैदान में प्रवेश करने वाले आपराधिक तत्व, बहुत सारे मतलब ऐसे जो मतलब कैंडिडेट आ जाते हैं जैसे कि वोट वगैरह में खड़ा हो जाते हैं जो अपराधी है, किसी का मर्डर करके आए हैं, कहीं पर डकैती करके आए हैं, चोरी करके आए हैं, ऐसे भी लोग यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। पारिवारिक राजनीति, जैसे कि देखिए एक्चुअल में ये रियलिटी बात है, मतलब देखिए मान के चलिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ये अभी राजनीति कर रहा है, इसका बेटा फिर राजनीति में आएगा, इसका बेटी आएगी, फिर इसका और बेटा रहेगा वो भी आएगा, अब इसका बेटा आएगा, इसका बेटा बेटी, कुछ भी इस प्रकार से एक सीरीज चलता रहेगा। परिवार के लोग अगर राजनीति में आएंगे तो ये भी गलत बात है। नीतियों और व्यवहार में पार्टियों की समानता होनी चाहिए, ठीक है, एक्चुअल में जो समानता भी है ही नहीं। नुकसान छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार को नुकसान छोटे दल को भी यहाँ पर नुकसान हो रहा है, निर्दलीय दल को भी यहाँ पर, निर्दलीय उम्मीदवार को भी यहाँ पर नुकसान हो रहा है, ये सब चीज यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन में यहाँ पर जो 14 दिया है, क्या देख लीजिए कि भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, क्यों? तो प्रायद्वीपीय भारत की आकृति त्रिभुजाकार है, जिसके कारण मानसून 2 भागों में बंट जाता है। यहाँ पर बंट लिखिएगा, ठीक है, बंट जाता है, यहाँ पर इस प्रकार से इसको लिख दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पर इसको लिख दीजिएगा, बंट जाती है, बंट इस प्रकार से लिखिएगा। यहाँ पर ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, तो बंट जाती है। चलिए आगे देख लीजिए, आगे यहाँ पर क्या है और किस प्रकार से है। तो यहाँ पर एक हो जाएगा अरब सागर शाखा, एक हो जाएगा बंगाल की खाड़ी शाखा। तो इसका क्या हो जाएगा, आर्द्रता से युक्त बंगाल की खाड़ी शाखा तीव्र गति से उत्तर पूर्व में से प्रवेश करती है और वहां पर स्थित पहाड़ियों से टकरा कर घनघोर वर्षा प्रदान करती है। यहाँ ऊंचे पर्वतों है जिसके कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की तरफ मुड़ जाती है। जैसे जैसे ये पवनें पश्चिम की तरफ बढ़ती है वैसे वैसे इनकी आर्द्रता कम हो जाती है। यही कारण है कि उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। तो ये हो जाएगा इसका कारण। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए, यहाँ पर हमारा जो लंबा जो क्वेश्चन है ये शुरू हो जाता है। देख लेते हैं एक करके हर एक क्वेश्चन को। तो हमारे पास जो क्वेश्चन 15 क्या है कि नाजियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। पहला तरीका क्या है कि हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना एवं संस्थानों को समाप्त करना शुरू कर दिया, ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जर्मन संसद में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उनका रास्ता आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी अध्यादेश के माध्यम से अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी को छीन लिया गया, ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि 3 मार्च 1933 को जर्मनी में प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम के माध्यम से तानाशाही स्थापित कर दी गई, ये हो जाएगा हमारा तीसरा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे हमें क्या दिया गया, कुछ चौथा पॉइंट भी दिया गया, क्या है कि ट्रेड यूनियन पर पाबंदी लगा दी गई, ठीक है, जो ट्रेड यूनियन था उस पर भी पाबंदी लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया। 5th नंबर में क्या है देख सकते हैं, 5th नंबर में यहाँ पर दिया गया है कि अर्थव्यवस्था, मीडिया, न्यायपालिका और सेना पर राज्य ने पूरी तरह से नियंत्रित स्थापित कर लिया, मतलब पूरी तरह से ये सब चीज में भी कंट्रोल कर लिया। पूरे समाज को नाजियों के हिसाब से नियंत्रित व्यवस्थित करने के लिए सुरक्षा दस्ते गठित किए गए, तो ये बात हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्या दिया गया आप लोग भी देख सकते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। पहला है कि न्यूनतम समर्थित कीमत। तो न्यूनतम समर्थित मूल्य वो मूल्य होता है जो सरकार किसानों के लिए तय करती है, मतलब सरकार क्या करे, किसानों के लिए मूल्य तय करता है, एक फिक्स करता है, यही होगा न्यूनतम समर्थित मूल्य। जब भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है तब किसानों को उनके फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती है, इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है, ये हो जाएगा। बफर स्टॉक माने क्या होता है, बफर स्टॉक एक प्रणाली या योजना है जो अच्छी फसल के समय कीमतों को एक निर्दिष्ट सीमा से नीचे गिरने से रोकने के लिए स्टॉक खरीदती है और स्टोर करती है, ये हो जाएगा हमारा बफर स्टॉक हो जाएगा। आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर गौ नंबर में क्या दिया गया आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर गौ नंबर में हमें क्या क्या दिया गया है कि निर्गत कीमत, यानी कि जब सरकार द्वारा कमी वाले क्षेत्रों में
और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, तब उस कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं। मान के चलिए कोई ऐसा मतलब गांव वगैरह जो है, कोई ऐसा जगह है जो बहुत ही पिछड़ा है, तो वहाँ पर जो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी मतलब अनाज वगैरह जो होगा, जिस कीमत पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक्चुअली बहुत ही कम कीमत पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसी को बोला जाएगा निर्गत कीमत बोला जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 क्या देखिए कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या करें। तो यहाँ पर देखिए पहला जो है क्या है कि समानता का अधिकार। समानता में क्या, यहाँ पर सभी को समान समान हक मिलेगा। इसका अर्थ है कि संविधानतः भारत में या फिर संविधान में बोल सकते भारत में जाति, वर्ण, जन्म, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान आदि आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, बल्कि सबको समान नजरिए से देखेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए 2 नंबर में यहाँ पर क्या दिया गया देख सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि भारत के सभी नागरिकों को विचार प्रकट करने, भाषण देने और अपने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। शांतिपूर्ण और बिना किसी शस्त्रों के सभा, जुलूस या प्रदर्शन आयोजित करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। मतलब यहाँ पर क्या है देख लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अपना विचार हमेशा प्रकट कर सकता है, उसको एक स्वतंत्रता दिया गया है, भाषण दे सकता है, ठीक है, शांतिपूर्ण और यहाँ पर शांतिपूर्ण और बिना किसी अस्त्र शस्त्र के जुलूस, प्रदर्शन वगैरह आयोजित कर सकता है। 3rd नंबर में शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता है, जैसे हरिजनों, स्त्रियों और भूमिहीन कृषकों का शोषण नहीं किया जा सकता है। 4th नंबर में कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसे अपना धर्म चुनने का अधिकार प्राप्त है। ये सब चीज हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में। संपत्ति का अधिकार में है देख लीजिए क्या कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को संपत्ति का अधिकार दिया गया है, किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से अलग नहीं किया जा सकता है। और ये जो संपत्ति का अधिकार है इसको अभी मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। इस बात को भी आप लोग यहाँ पर जानिएगा, ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को सुबह भी बताया, शुरू में भी बताया, ठीक है। और आगे देख लीजिए क्या है यहाँ पर। आगे हमारे पास जो है यहाँ पर पॉइंट नंबर जो 6 है क्या है कि सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। तो भारत के सभी नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। 7 नंबर में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस अधिकार का यह अर्थ है कि नागरिक अपने अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की शरण ले सकते हैं, मतलब हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ये लोग जा सकते हैं। 18 नंबर में यहाँ पर क्या दिया गया आप लोग देख सकते हैं क्या है कि शीत ऋतु की अवस्था एवं उनकी विशेषता बताएं, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर कि दिन गर्म और रातें ठंडी होती है, इसमें दिन तो गर्म होगा और रात तो ठंडा ठंडा होगा। शीत ऋतु नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। क्या है यहाँ पर शीत लिखिएगा, ठीक है, शीत, यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा शीत। तो शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है, इनके कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर जो इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया है, शीत इसका यहाँ पर शीत लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते आगे चलिए, आगे क्या दिया गया देख सकते हैं आगे और क्या दिया गया यहाँ पर। तो आगे यहाँ पर और अगला पॉइंट दिया गया देख सकते हैं क्या है कि शीत ऋतु में आसमान साफ, तापमान आर्द्रता कम और पवनें शिथिलता परिवर्तित होती है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होती है तथा भारत में प्रवेश करती है। परिणाम स्वरूप शीतकाल में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात होता है। ये सब नोट करिए। क्वेश्चन में जो 19 है ये आपका मानचित्र का है और मानचित्र का एक आप लोगों के लिए आने वाला लव ट्रिक यानी कि प्यार वाला ट्रिक आएगा। जैसे हमारा सेट 3 खत्म हो जाएगा उसके बाद हमारा ये ट्रिक आ जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।